आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम कुछ पॉलिटिकल खबरों पर आगे बात करें उससे पहले जरा दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम प्रदूषण से लड़ने के लिए फिर लागू किया जा रहा है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम शुरुआत करने की एक बार फिर से घोषणा कर दी है। 13 से 20 नवंबर तक ये ऑड इवन सिस्टम दिल्ली में एक बार फिर से चलाया जाएगा। 2016 में इसको पहली बार लागू किया गया था। एक बार फिर दिल्ली की हवा चूंकि सीवियर कैटेगरी के अंदर पहुंच चुकी है, मतलब दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित है, बहुत खराब है, तो फिर एक बार ऑड इवन का सिस्टम लागू होगा। इसका मतलब क्या है कि अब आप तारीख के हिसाब से ऑड तारीख पर ऑड नंबर की गाड़ी लेकर के बाहर निकलिए, इवन जब तारीख आए तो इवन नंबर की गाड़ी बाहर निकालिए, वरना आपकी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती, आपका चालान हो जाएगा। अब इस पर बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि इससे फायदा कितना होता है आखिर प्रदूषण से लड़ने में, क्योंकि हवा में वैसे आप देखें तो कोई बहुत परिवर्तन महसूस नहीं होता, लेकिन कोई भी ऐलान जब सरकार कोई करती है या कोई कदम उठाती है प्रदूषण से लड़ने के लिए, तो उम्मीद करते हैं उसके पीछे कोई डेटा होगा, कहीं से तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ प्रदूषण कम हुआ, हमने कदम उठाया था, प्रदूषण कम हुआ। शायद सरकार को लगता हो कि इससे फायदा होता होगा, लेकिन ये अलग बात है कि बहुत फर्क महसूस नहीं किया जाता है। हर्षवर्धन जी, दिल्ली में फिर लागू होगा और यहां जितने लोग बैठे हैं सब पर इसका असर पड़ने जा रहा है इस फैसले का। देखिए, जो पिछली बार अरविंद जी की सरकार ने ये लागू किया था, उसके बाद जो आंकड़े आए वो ये आए कि जो पुरानी गाड़ियां थी वो लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी। और कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कोई शौकिया थोड़ी ना जाम में गाड़ी में लगा हुआ और चला जाता है। ऐसा भी नहीं कि मेट्रो यहाँ खाली जा रही है, ऐसा भी नहीं कि जो बसें हैं वो नहीं है। अब ये जरूर होगा कि अगले जो 20 तारीख तक के लिए अगर ये हो गया है तो अगले पूरे ये जो पखवाड़ा कह लें, मोटा मोटा एक हफ्ता पखवाड़ा, इस हफ्ते भर में आपको लाइन लोगों की लगी मिल जाएगी। जो ऑफिस जा रहे होंगे वो 2 घंटा और परेशान होंगे, जो ऑफिस से लौट रहे होंगे वो 2 घंटा और परेशान होंगे। जो राजीव चौक का मेट्रो होगा, अब वहां लाइन आपको सीपी में लगी हुई दिखेगी। पहले भी जो 2-3 बार हम लोगों ने दृश्य देख लिया। दुर्भाग्य क्या है, आज हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं और हमारे देश की राजधानी में यह हाल है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑड इवन नंबर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के आधार पर करें कि नहीं हम पॉल्यूशन खत्म करेंगे। जिस देश में वो अरविंद जी को पता नहीं कहां चला गया, वो सोल्यूशन एक आया था कि छिड़कते चले जाओ, पराली खत्म होती चली जाती है। उन्होंने बताया था कि बड़ा जादुई सा सोल्यूशन है, छोटी सी एक डिब्बी है लिक्विड की, वो काम कर जाएगी। दुर्भाग्य है। और सोचिए कि साल भर पहले जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम सब ठीक कर लेंगे, साल भर का समय दीजिए, आज वो कह रहे हैं कि हरियाणा है, हरियाणा कह रहा है कि हमारे यहां थोड़ा कम है, पंजाब वाला कह रहा है कि कम हो गया। पहले आतिशी मार लेना आके कहती है कोई डेटा नहीं है, अब उनके प्रवक्ता आके कहते हैं 50 से 60% हमने कम कर दिया। और मैं तो अब तक नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या सचमुच किसान के पास और कोई रास्ता है ही नहीं, या हम लोगों ने सबसे उसको आसान तरीके से कर लिया है, या टालने के लिए एक तरीका निकाल लिया है कि चलो ठीक है भैया किसान पराली जला रहा है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि किसान तो समृद्ध है ना, पंजाब के, यूपी बिहार के तो बड़े कमजोर किसान हैं, उनकी देखिए असली बात तो पराली नहीं जलती है। बात तो ये असली ये है कि हम आज तक इस बात पे ही बहस करते हैं कि प्रदूषण है हो किस वजह से रहा है। कोई कह रहा है आप कूड़ा कचरा जला देते हैं उससे इतना % होता है, कहता है कि गाड़ियों का तो केवल 14-15% है। अब 14-15% गाड़ियों का है, उसमें भी आप आधी गाड़ी तो चलाएंगे ही ना, तो 7% प्रदूषण केवल कम होगा। हमें इसको इस तरह से देखना नहीं, पड़ेगा। आधी नहीं, उसमें टैक्सी चलती है, आधी नहीं चलती है, टैक्सी तो चलेगी, टैक्सी तो चलती है। मुझे इस तरह से ये समझ आता है। देखिए, जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं, 2 तरह का जो व्हीकल पोल्यूशन है, जो कंबस्शन जिसे हम बोलते हैं, उससे 2 तरह का होता है। PM पार्टिकुलर मैटर 2.5 जी, और दूसरा आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोनों के ही लेवल में जो अभी जिसके बेसिस पे शायद ये फैसला किया गया है, दोनों में ही 60% से ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी है, 60% बढ़ोतरी है उसकी। तो अगर ऐसा है तो नेचुरली कंबस्शन से पोल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरा, जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि अब 2 पार्टियों के बीच में भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि पंजाब ज्यादा पराली जला रहा है कि हरियाणा ज्यादा। सर जो डेटा रिपोर्ट किया गया है 70% पराली, अब मैं नहीं जानता था, मैं तो अखबार में पढ़ रहा हूं, 70% बताया जा रहा है पंजाब में जल रही है। और दिल्ली वाले पूछ रहे हैं, जो गोपाल राय एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर गाजियाबाद में भी तो यही हाल है, नोएडा में भी तो यही हाल है, फरीदाबाद में भी यही हाल है, तो वहां तो हम नहीं कर रहे प्रदूषण, दिल्ली वाले तो नहीं कर रहे हैं, वो वहां की सरकार बताए फिर कहां से आ रहा है धुआं। तो ये तो देखिए सारी सरकारों को मिलकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम करना है तो आपको पराली की मामले को रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके कई सोल्यूशन आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं आए हैं। पराली के जो चीज़ें हैं, जो वो सब बच जाता है जी चीज़, उसको उसके जरिए एनर्जी प्रोडक्शन का और बाकी सब हैं, लेकिन कितना किसान कर सवाल पाता सर, आज हर साल बात ये होती है कि कब करेंगे।
आज भी हम कहते हैं कर ले भाई आप कि पंजाब जलानी बंद कर दे, हरियाणा में कम चलती हैं, चलो ठीक वहां से कंट्रोल कर लिया, ऐसे दावे किए जाते हैं। लेकिन पंजाब वाले आपको बताएंगे कि भाई यूपी में और हरियाणा में सबसे ज्यादा जलाई जा रही है। नहीं है अब हर साल जो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं केवल, जो पहले कुछ समय पहले शुरू हुआ कि किसान जो जलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब क्या राजनीतिक दल कर पाते हैं कार्रवाई? नहीं, मैंने तो एक वीडियो देखा, पंजाब एक वीडियो आया, पंजाब में सरकारी अफसर पराली बंद कराने गया था जलाने से, उसी से आग लगवाई, उसी के हाथ से तू ही जला। तो मैं वही बोल रहा हूं, तो क्या सरकारें इसको कड़े तौर पे लागू कर सकती हैं और क्या इतना उनमें रिजॉल्व है कि वो किसानों के खिलाफ ये सब कर सकते सर जो हो खैर, इस पर इससे इस शर्मिंदगी की कोई इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये देश की राजधानी नहीं, में लेकिन मैं कह रहा हूं ये सौरभ जी, एक लाइन जरा उन किसानों के लिए भी बोलनी चाहिए। सब कुछ मीठा मीठा बोलने के लिए थोड़ी ना हम लोग टीवी चैनल बैठते हैं। किसान हर साल पराली जला रहा है, क्या उसके बच्चे, उसके परिवार वाले, उसके घर वाले इससे नहीं पीड़ित हैं क्या? क्या उसके बच्चे पंजाब से निकल के दिल्ली पढ़ने के लिए, दिल्ली नौकरी करने के लिए नहीं आते हैं क्या? और अगर किसान सिर्फ यही कर रहा है तो आप ये भी सोचिए ना कि देश का सबसे समृद्ध किसान है पंजाब में, उसको किस चीज के लिए सब्सिडी नहीं मिलती है? एमएसपी पे सबसे ज्यादा बिक्री, खरीद वहां होती है सरकारी तौर पर। उसके बावजूद अगर यही सोल्यूशन, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, प्रयागराज हूं, पूरा पूर्वांचल, जहां हमने नहीं देखा यूपी बिहार में कभी भी किसी को खेत में आग लगाते हुए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गिना चुना दिखता है। सबसे ज्यादा हरियाणा वाला क्यों होता है? क्योंकि वो सीधे सीधे काटते, इतनी ज्यादा, इतनी खूंटी निकलती खेत में। अब उसको कौन जुतवाए, कौन ट्रैक्टर लगाए, कौन फिर से उसमें मेहनत करे, तो सीधे सीधे करते हैं, आग लगा दो। जबकि पहले तो हमारे यहाँ ही माना जाता था कि वो खाद बन जाएगी, समय से खेती करना है। तो मुझे लगता है किसानों को भी ये सोचना जरूर चाहिए कि हर साल ये सब कुछ हो रहा है। सोचिए ना, इससे ज्यादा दर्द की, दुख की कोई बात हो सकती है कि यहाँ दिल्ली में, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, माता पिता को ये कहना पड़े अपने बच्चों को बाहर मत निकलो, अब बाहर मत खेलने जाना जब तक हवा ठीक नहीं हो जाती है। जो हवा बाहर है वही तो हम अंदर भी ले रहे हैं ना, उसी में सांस ले रहे हैं। अब समझिए सरकारें भी क्या करती है, स्कूल बंद कर दो, ये कोई सोल्यूशन है? स्कूल बंद कर देंगे तो सांस लोगों को अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी। देख लीजिए तस्वीरों में, यही तस्वीर आज की है जो बाहर आप निकलेंगे दिखाई देगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉलिटिकल खबरें। बात देखिए, इंडिया अलायंस को लेकर के जो खटपट है ये अब बिल्कुल खुलकर सामने आई। मध्य प्रदेश का चुनाव जो है इसकी सबसे बड़ी वजह बन गया है। पहले अखिलेश यादव आए थे, अखिलेश यादव ने कहा था कि हमको धोखा दिया कांग्रेस पार्टी ने। फिर कमलनाथ से पूछा तो उन्होंने कहा छोड़ो अखिलेश वखिलेश। अब अखिलेश यादव को बात तो बुरी लग गई और अब वो कुछ आंख का लिहाज भी नहीं कर रहे कि ना बोले एक बार, लेकिन अब वो बार बार मंच पर जाते हैं, बात कहते हैं। अब अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया, पहले कहा था चिरकुट पार्टी है और इस बार उन्होंने कहा है, खुलकर कहा है ये धोखेबाज पार्टी है। क्या नया शब्द इस्तेमाल किया, सुनिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आप? आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। इसका आगे का हिस्सा और भी मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि वो अगली खबर में बताऊंगा तो उस पर काम आएगा। इसमें आगे अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि ये जो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है ये भी वोट के लिए कर रही है, भरोसा मत करना। तो ये बात भी आप नोट करके रखिएगा। बहरहाल अखिलेश यादव अब चालू पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है, इस पर भी आ गए। जी समीर जी, तो मध्य प्रदेश ने तो ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया पार्टी के पूरे देश भर में धागे खोल दिए। बिल्कुल, मुझे सर मैं इसके बारे में घटना बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने बिजावर सीट पे उम्मीदवार बहुत पहले घोषित कर दिया था और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने जो कांग्रेस का भी जो प्रभारी बनाया है सुरजेवाला, उनको फोन करके कहा था कि बिजावर पे हमने उम्मीदवार दे दिया है, पिछली बार हमारा उम्मीदवार जीता था, इसके अलावा 3 सीटें और है जहां हम सेकंड नंबर पे रहते हैं, बिल्कुल जीते रह गए थे, वहां पर उम्मीदवार मत देना। सुरजेवाला ने कहा कि ठीक है, ये 4 सीटें हम आपको देंगे, हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे।
उसके बाद कमलनाथ ने इस बात का विरोध किया कि मैं वहां उम्मीदवार नहीं उतारूंगा। ये जो कह रहे हैं कि 80 साल के व्यक्ति की बात पर वही कमलनाथ का जिक्र के लिए है, कह वही रहे हैं। कमलनाथ ने मना किया। कमलनाथ ने कहा अगर आप समाजवादी पार्टी को 4 सीट दोगे तो आपसे आम आदमी पार्टी भी सीट मांगेगी कि आप उम्मीदवार उतारेगी, आपसे कम्युनिस्ट पार्टी भी सीट मांगेगी। गठबंधन के कितने दलों के लिए आप मध्य प्रदेश में सीट दोगे? मैं एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारूंगा। और जब बिजावर पे सीट पर, बाकी सीट पर जब उम्मीदवार उतार दिए, तब समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया कि कांग्रेस और खास तौर से कमलनाथ किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में स्पेस देने की तैयार नहीं है। और मुझे लग रहा है उसके बाद जब कमलनाथ का जो बयान आया था कि कौन अखिलेश वखिलेश, मुझे लग रहा है वो ज्यादा अखिलेश के लिए मतलब बुरा लगा उस बात का। और कमलनाथ को इस तरह का, अच्छा, आप कह रहे हैं कि कमलनाथ इसलिए नहीं देना चाहते थे अखिलेश यादव की पार्टी को टिकट की फिर कहीं केजरीवाल ना मांग ले, उन्होंने कहा ये। अब केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूं, दर्शकों को सुना देता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब को आप सुनिए, उन्होंने बहुत रोचक दावा किया है। कहा ये कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी, जितना बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी का है उससे बड़ी कोई पार्टी ही नहीं है देश में, ये तो हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। मजाक में यही कहा है उन्होंने। सुनिए आप अरविंद केजरीवाल को। आज मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो चुका है। केजरीवाल साहब के दावे पर क्या कहेंगे? भाई, रिकॉर्ड पर बीजेपी ये कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंची हुई पार्टी, इकलौती पार्टी, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है। अब केजरीवाल जी का दावा आ गया। देखिए, अभी समीर जी ने वैसे कहा लाइटर नोट पे, उन्होंने कहा प्रदूषण का असर हो गया है, लेकिन हम सबको भी थोड़ा गला जलता है, आँख में भी जलन है, तो हो सकता है बोलते बोलते कई बार दिक्कत होती है, तो हम लोगों को भी होती है। तो नेता कोई अलग तो है नहीं, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि ये शब्द लेके वाक्य बनाओ, तो अब अगर अखिलेश जी को जो बच्चे सुन रहे होंगे तो क्या बनाएंगे? चिरकुट नेताओं की चालू पार्टी धोखेबाज है, वोट के लिए झूठ बोलती है। और फिर अरविंद जी का भी भाषण आपने सुना दिया। अब ये सारी चीजें जब वो देख रहे हो तो उनको लग रहा हो कि ये सारे लोग तो नरेंद्र मोदी से लड़ने जा रहे थे। राजनीति में आपको छवि के तौर पर अगर जनता गंभीरता से लेना बंद कर दे तो यकीन मानिए सबसे पहला और बड़ा नुकसान आपका होता है। इस गठजोड़ को जब ये गठजोड़ बना था तो बार बार ये कहता था कि हम तो देश के नाम के साथ हैं, और कैसे कैसे कहा जाता था कि अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, जब इंडिया इंडिया बोलेंगे तो इंडिया जीत जाएगा। तो उस वक्त भी लोगों को हास्यास्पद लगा था, लेकिन लोगों ने सोचा चलो ठीक है भाई, विपक्ष है, लोकतंत्र है, हम लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, सब मिल के आ रहे हैं, लड़े नरेंद्र मोदी से। लेकिन ये क्या हो गया? ये तो एक दूसरे को ही चिरकुट नेता, चालू पार्टी, और अरविंद केजरीवाल तो सबसे आगे चले गए। अब पता नहीं वो कौन सा असर है, क्या हो गया है उनको, क्योंकि कार्रवाई, छापा, समन लगातार चल रहा है। अब ये कोई तो पैमाना होगा ना, वो बताएं कि किस आधार पर वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा वो आधार है। बताया है उन्होंने, दो बातें क्लियर नहीं, जो कह रहे हैं कि गांव में जाके कहेंगे, हाँ, कि भाई कौन नए लोग जो हैं वो आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बीजेपी कांग्रेस के साथ तो अब कोई नहीं जुड़ना चाहता, हमारी पार्टी के साथ पिछले दिनों में जिससे मैं मिला, जहां जहां लगभग महीने में एक आध बाहर जाना हो ही जाता है, हर आदमी कहता है कि सर ये बताइए, अभी राजस्थान से लौट के आ रहा हूं, एक सज्जन ने पूछा, उन्होंने कहा कि हमने तो इस आदमी के लिए नौकरी छोड़ने का तय कर लिया था, ये बताइए क्या अब ये कार्रवाई होने जा रही कि नहीं हो जा रही? कितना सच है इसमें? अगर जनता ये राह चलते पूछने लगे, शराब घोटाले में जेल भेजने वाली इसी की बात कर रहा हूं। अच्छा। इसी की बात, तब इसी से समझ लीजिए अच्छा, मैंने लोग जुड़ने ये भी चेक किया, फिर मैंने अरविंद जी कहा किसी ऐसे राज्य में तो नहीं पहुंच गए? भाई, देश में ऐसे राज्य हैं कि जहां पर बीजेपी कमजोर पार्टी होगी बहुत, या बहुत छोटी पार्टी होगी। मैंने कहा कि ऐसी जगह बोल रहे होंगे। चेक किया, हरियाणा में बोल रहे थे। हरियाणा में बैठ करके वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी ये हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। देखिए, एक तो केजरीवाल की पार्टी जो है वो हरियाणा में अपना आधार बनाना चाहती है, लेकिन जिस हिसाब से उनके नेता जो हैं वो फंस रहे हैं और जेल जा रहे हैं, उस हिसाब से कितना आधार उनका 2024 तक बच जाएगा ये भी देखने वाली बात है। दूसरा, यही बात नहीं है कि सिर्फ आप ऐसा कह रहा है, आपने बताया कि अखिलेश क्या कह रहे हैं, उधर बिहार में नीतीश क्या कह रहे हैं। ये सब देखने में ऐसा लगता है कि 2024 से पहले जो ये गठबंधन बनाया गया है, इसका क्या हाल होगा और वो कितना बीजेपी से लड़ पाएगी, ये बहुत बड़ा संशय है।
अच्छा देखें, अभी क्योंकि मैंने आपको अखिलेश यादव का बयान सुनवाया था, उसमें अखिलेश यादव आगे कह रहे थे कि ये तो चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी, भरोसा मत करना। फिर ये भी कहा था कि ये जो जाति जनगणना की बात कह रहे हैं ये भी चुनावों के लिए बस कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये बात कही। अमित शाह बिहार में थे, मुजफ्फरपुर में। अमित शाह ने क्या दावा किया, गृह मंत्री अमित शाह ने? उन्होंने कहा कि ये जो जाति जनगणना करवाकर आंकड़े निकाले हैं बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, इसमें खास करके जो मुसलमानों की और यादवों की तादाद है वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाई गई है। यह दावा अमित शाह बिहार की जनगणना के ऊपर कर रहे हैं। तो आप देखिए जरा, एक पार्टी उसके ऊपर सवाल ही खड़े कर रही है, अखिलेश यादव की पार्टी, और अमित शाह ये कहें कि ये सर्वे कराने का असल मकसद ही ये है कि जो हमको वोट बैंक जो हमारा है, जो सुहाता है, जिसका वोट, उसका नंबर बढ़ा करके बताओ। नहीं, एक तो ये आरोप तो बहुत लगातार लगते रहे और ढेर सारी जातियों के लोग, यहाँ तक कि खुद जो जनता दल यूनाइटेड है उसके एक नेता ने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए और उसमें चिराग पासवान की पार्टी ने खड़ा किया सवाल, भूमियारों ने कहा, पासवानों ने कहा, दूसरे जो वोट हैं छोटी जातियां उन्होंने कहा, जो ओबीसी में छोटी जातियां यानी समूह के लिहाज से, छोटा बड़ा तो कोई जाति में होता नहीं संविधान के लिहाज से। लेकिन अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, अमित शाह ये कह रहे हैं, नीतीश जी की पार्टी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जातीय जनगणना वाला आधार था वो तो गड़बड़ हो गया। और देखिए एक चीज है, वो लोगों को याद रखना चाहिए, जिस दिन जातीय जनगणना के आंकड़े आए थे उसी के दूसरे दिन क्या आना था, हम लोग प्रतीक्षा भी कर रहे थे कहानी कुर्सी की में कि इकोनॉमिक वाले डेटा भी आएगा। आज तक वो आंकड़ा नहीं आया। अच्छा, ये अमित शाह जी का बयान है हमारे पास, मुझे लगा था उस वक्त शायद नहीं है, सुनाते हैं आपको। इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया, यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया। खुलकर कहा गृह मंत्री ने, यह आरोप लगाया बिहार की सरकार के ऊपर। 18% मुसलमानों की आबादी बताई गई थी उस सर्वे में और 14% आबादी बताई गई थी यादवों की। अच्छा देखिए, यह बात तो सही है, या तो ये सर्वे कराएं उसके बाद फिर डेटा खोल करके पूरा रखें, जैसे बिहार की केस में कौन सी जाति को क्या मिला, कितना आगे बढ़ पाई है वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर, यह नहीं बताया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी एक सर्वे कराना पड़ा था। उनको सर्वे सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण बढ़ाने के लिए मांग उन्होंने की थी, उसके लिए सर्वे कराना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे सर्वे में 43.5%, 43.5% ओबीसी आया, लेकिन उस ओबीसी में कौन कौन है ये वो भी नहीं बताते। इवन उन्होंने ये डेटा जो है राज्य की विधानसभा के सामने भी नहीं रखा हुआ है। उसमें भी आरोप यही है कि वो डेटा उस गिनती में वोट बैंक जो उनका है वो गड़बड़ा गया, उसकी तादाद शायद कम आई होगी, तो इसलिए उनको सूट नहीं करता कि उसको जारी करें। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कौन सर्वे से फायदा लेना चाहता है। अब 2011 में सर्वे हुआ था, पूरा सेंसस हुआ था, उसमें भी जातीय जो वो है उसके आंकड़े आज तक नहीं दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो है एक राजनीतिक प्लैंक है और इन चुनावों में जो जातीय जनगणना है उसको बड़े तौर पर कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको प्लैंक के तौर पर यूज किया जा रहा है, उसको एक मुद्दा बना के कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें दिक्कत कांग्रेस की ये है कि उसके अपने ही जो सहयोगी हैं अब उसको वो धाराशाही करने में लगे हुए। ऐसे में बीजेपी की तरफ से अगर बयान इस तरह का आता है कि इन्होंने बढ़ा चढ़ा के किया, तो बीजेपी चाहेगी कि ये जो जातीय जनगणना का सारा मामला है ये हटे इस वक्त चुनावों से, और ये इसको बताया जाए कि ये सिर्फ राजनीति के तौर पर राजनीति करने के लिए ये किया गया। और जब जाहिर है आपका विरोधी अखिलेश यादव ये कहने लगे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो खुल के कहने लगे भाई ये जाति की पॉलिटिक्स करती है उनकी पार्टी, तो सब मानते हैं ना, सब लोग कहते हैं, वही कह रहे हैं कि ये सब फिजूल है वोट के। और अखिलेश यादव तो खुद भी पीडीए बनाकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की तैयारी में है। तो अखिलेश यादव जानते हैं कि राहुल गांधी
जिस आरक्षण की बात करके, जिस पिछड़े की बात करके, जिसको धार देना चाहते हैं 2024 के चुनाव के लिए, वो बीजेपी से ज्यादा उनके सहयोगी दलों को नुकसान करने वाली है। अगर राहुल गांधी की बात, अगर पिछड़े की बात बढ़ती है तो ये उनके सहयोगी दल जानते हैं, क्षेत्रीय दल, कि हो सकता है इसका फायदा कांग्रेस को मिले कि राहुल गांधी ने इसकी मुहिम ली और इसलिए पिछड़ों की इतनी बड़ी बात की है। तो मुझे लग रहा है, और अमित शाह ने जिस हिसाब से कल तो बहुत स्पष्ट बोला कि पलटू राम, नीतीश कुमार को उन्होंने पलटू राम बोला कि भाई इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए लालू प्रसाद यादव के दबाव में आकर ये किया है और पिछड़ों की आबादी को कम बताया। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है कि 2024 तक विपक्ष ओबीसी की बात करता रहेगा और हमें ओबीसी को इस बात से बचाना है कि ये आपके भले के लिए नहीं कर रहे हैं, जाति में टूटने से समाज को बचाना है। और एक ही जाति, गरीबी की जाति, जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बोल रहे हैं कि एक ही जाति देश में, वो गरीब की जाति है, जनता को वही बताना है और विपक्ष के झांसे में आने से आपने राहुल गांधी का नाम लिया अभी,